नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 3 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट का एनालाइज कल हम नहीं करवा पाए थे उसके बारे में। उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन था कि जब हम 1 वोल्ट में 1 एम्पियर का भाग लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो वोल्ट को 1 एम्पियर में भाग देने पर 1 वोल्ट एम्पियर प्राप्त होता है, ठीक है। और वोल्ट किसे कहते हैं और एम्पियर किसे कहते हैं। वोल्ट किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। एम्पियर किसी चालक के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को दर्शाता है, ठीक है। और 1 वोल्ट एम्पियर बराबर में 1 वाट होता है, ठीक है। और वाट क्या है, तो वाट शक्ति की एक इकाई है। यदि हमें 1 वाट ज्ञात करना होगा तो हम 1 एम्पियर को 1 वोल्ट से गुणा कर देंगे, ठीक है। और 1 एम्पियर में वाट की संख्या वोल्टेज पर निर्भर करती है। 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर 220 वाट बिजली के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 15 क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को मना करने का प्रावधान है। यह अनुच्छेद पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव को रोकता है। यह अनुच्छेद समानता के अनुच्छेद 14 के सिद्धांत को लागू करता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के लिए सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भौतिक और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारत की शोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। इन पहल में स्कूलों में 10,000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करना, छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए STEM विषयों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाना भी शामिल है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काती बिहू किससे संबंधित है। तो काती बिहू असम के कृषि चक्र से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। यह चावल की फसल से जुड़ा हुआ है। काती बिहू को गरीबों का त्योहार या कंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह त्योहार आमतौर पर अक्टूबर के महीने के मध्य में मनाया जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। तो भारत में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संसद को महाभियोग प्रस्ताव पारित करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर उच्च न्यायालय आएगा, ठीक है। थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। और इस प्रस्ताव को दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाना होगा, ठीक है। पहले लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा, फिर वही प्रस्ताव राज्यसभा के पास जाएगा, ठीक है। और जब राज्यसभा के पास जाएगा तो वहां पर भी 2/3 बहुमत होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करके न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के लिए जरूरी कदम क्या है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है, कि विशेष बहुमत से प्रस्ताव जो पारित होना चाहिए, ठीक है। और प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति संसद के अभिभाषण के आधार पर निष्कासन आदेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद से विधिवत समर्थित अनुरोध प्राप्त करने के बाद ही निष्कासन आदेश जारी कर सकते हैं। यानी जब तक कि विशेष बहुमत नहीं होगा ना तब तक राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल उद्योग को किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। तो इसे तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तो आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित थी और दुर्लभ औद्योगिक आधार था। और इन्हीं सब को सुधारने के लिए ही पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट किया गया, ठीक है, जो कि 1951 में स्टार्ट हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है।
तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बनाता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मौद्रिक नीति रिपोर्ट को तैयार करती है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मौद्रिक नीति बनाने की जिम्मेदारी आरबीआई को दी गई। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी हुई है। ठीक है, यह कानून राजनीतिक दलों के बीच सदस्यों के आने जाने को नियंत्रित करती है। इसे लोकप्रिय तौर पर दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। यानी जीतने के बाद कोई भी अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, पैसे के लालच में आके इससे करप्शन बढ़ेगा और इसीलिए ये कानून लाया गया था। इस कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है यदि वो मुजरिम पकड़ा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम किस देश के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, तो असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यह ब्रह्मपुत्र और बराक नदी की घाटियों के साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और असम भारत के किन राज्यों से सीमा साझा करता है? जैसे कि उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम में पश्चिम बंगाल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 16 के 2 में क्या लिखा हुआ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 2 में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश या निवास के आधार पर सरकारी नौकरी देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता प्रदान करता है। हमें यह भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक है उसके लेखक रसिकन बॉन्ड हैं। यह ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। द रूम ऑन द रूफ स्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था। ठीक है, और अंग्रेजी में उनके उपन्यास आर ट्रिज ट्रिल ग्रोव के लिए उन्हें 1922 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 39 क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अपनाए गए जाने वाले नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है। इन सिद्धांतों का मकसद देश के नागरिकों को जीवन यापन के पर्याप्त साधन, समान वेतन और बाल श्रम सुरक्षा मुहैया कराना है। ठीक है, डीपीएसपी भी जिन्हें बोला जाता है नीति निर्देश तत्व को, और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 50 क्या है? तो अनुच्छेद 50 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है। अनुच्छेद 50 के तहत राज्य को सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करना है। ठीक है, यह अनुच्छेद न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात करता है। अनुच्छेद 50 के जरिए ही न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का मकसद है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसे डीएवी स्कूल कहा जाता है, उसकी स्थापना 1 जून 1886 को लाहौर में हुई थी। यह देश का पहला डीएवी स्कूल था। इसकी स्थापना महात्मा हंसराज की अध्यक्षता में हुई थी। डीएवी स्कूल की स्थापना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि डीएवी स्कूल की स्थापना समाज सुधारक और शिक्षावर्दी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी। डीएवी स्कूल का संचालन दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट और प्रबंधन सोसाइटी करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? ठीक है, तो वस्तुओं के एक साथ अपने सापेक्ष स्थिति के कारण या समय के भीतर तनाव के कारण, विद्युत आवेश या अन्य कारकों के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक जूल है
और इसकी जो विमीय सूत्र है वो ML²T-2² है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हाउसिंग बैंक के वर्तमान MD और CEO कौन है। ठीक है, संजय शुक्ला ने 30 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार को ग्रहण किया। राष्ट्रीय आवास के अनुसार भारत सरकार द्वारा उनके नाम को मंजूरी दिए जाने के बाद संजय शुक्ला ने यह पदभार संभाला। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने 6G में भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई है। ठीक है, तो ऐसे करके वे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो साझेदारी करके नोकिया और IISC भारत के 6G विजन को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत को 6G तकनीक के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में एक प्रमुख वैश्विक योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करना है। अक्टूबर 2023 में नोकिया ने बेंगलुरु में अपने वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र में 6G की एक लैब खोली है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बैंक रेपो रेट कितना है, तो वो है 6.50%। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई के गुरु कौन है, तो वो हैं संत रविदास या रविदास, जिन्हें कहा जाता है वो मीराबाई के गुरु हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की जो संख्या है वो कितनी हो गई, तो स्टार्टअप की संख्या 1,57,706 थी। यह संख्या उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा, तो हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों पर पड़ा। लेकिन जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था वो पंजाब ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, इसके सकारात्मक प्रभाव से क्या मतलब है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा में सुधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि और जीवन स्तर में वृद्धि होना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा निकाय संवैधानिक है, तो वित्त आयोग आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, यह एक संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे ब्रिटिश हिरासत के तहत मृत्युदंड दिया गया था, तो आपके ऑप्शन में कल भगत सिंह दे रखा था। ठीक है, तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ठीक है, इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का स्लोगन क्या था, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का स्लोगन संकल्प से शिखर तक था। यह टैगलाइन दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाती है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि यह खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2005 के बीच में उत्तराखंड में आयोजित हुए थे। इन खेलों में योग और मल्लखंब को पहली बार शामिल किया गया था। इन खेलों में 35 खेल स्पर्धाएं हुई और इनमें 33 खेलों में पदक भी दिए गए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा रेल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो वो जो रेल मंत्री होते हैं ना, वही रेल बजट को पेश करते हैं। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो वो है पीयूष गोयल। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वां संविधान संशोधन क्या हुआ, तो भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ, इसके जरिए सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। इस संशोधन के तहत सिक्किम की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो यार यही थे आपके थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू।